अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त गर्म है, उस पर भी बातचीत करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर हालात बेहतर नहीं है। उस सिलसिले में आपको कुछ रिपोर्ट्स बताएंगे तो आपको यह अंदाजा होगा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वार की जानिब जा रही है। और इस हवाले से कुछ खबरें भी मिली हैं जिसमें बाकायदा धमकी भी दी गई है कि तीसरी वर्ल्ड वार शुरू हो सकती है। इसके अलावा आपको बताएंगे जंगी आसार के अलावा मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है। सियासत के हवाले से भारत और पाकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाव एक तरफ से है, वहीं पर आज एक ऐसी खबर भी निकल करके सामने आ रही है जहां पर कुछ शहरियों ने कैलेंडर जारी किया है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जम्मू कश्मीर के सियासी मसाइल, इसके अलावा ज़मीन पर समाजी मसाइल जो भी लोगों के, वो भी इस प्रोग्राम के जरिए से ना आप सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यूनाइटेड अरब इमारात से यानी यूएई से। यूएई और अरब के दरमियान भी जंग यमन के अंदर देखने को मिली है। आपको बता दें नुकसान क्या हुआ, शुरुआत उसी से करेंगे। आपको बता दें सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जंग के आसार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें जहां पर ये जो यमन की जमीन पर अब तक 20 अमवात वाक़े हो चुकी हैं, ये खबर मिल रही है। और सिवन और अल खासा इलाके जो यमन के अंदर हैं वहां पे ये हमले किए गए हैं और फौजी अड्डे और हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। इस तरीके से जो इतलात है वो मौसूल हुई है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यमन में जारी तवील जदोजहद ने एक बार फिर तशद्दुद वाली शक्ल इख्तियार कर ली है। सऊदी अरब की क़यादत वाली फौजी इत्तेहाद ने गुज़श्ता रोज़ हवाई हमला करके यूएई हिमायत याफ्ता एसटीसी सौदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें कम अज़ कम 20 जंगजुओं की हिलाकत से मुतालिक तस्दीक हो गई है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई जब यूएई ने हाल ही में यमन से अपनी फौजी मौजूदगी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और ज़राई ब्लाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमला हज़रमौत खिता के सिवन और अलखासा इलाकों में मौजूद फौजी ठिकानों पर किए गए हैं। इन हमलों में एक फौजी अड्डा और हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया गया है, जिससे इलाके में हवाई सरगर्मियां ठप हो गई हैं। कई घंटों तक किसी भी तैयारा की आमदोरफ्त नहीं हो सकी है, जिससे आम शहरियों में भी खौफ का माहौल बन गया है। एसटीसी से मुंसलिक अफसरान ने इस हवाले से जानकारी दी है कि मारे गए सभी लोग उनके जंगजू थे जो उन फौजी ठिकानों पर तैनात थे। ये पहली बार है जब हालिया महीनों में बराह रास्त एसटीसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उन हवाई हमलों से कबल यूएई ने ऐलान किया था कि उसने यमन से अपनी आखिरी फौजी टुकड़ी भी वापस बुला ली है। अबूज़ैबी से वाज़ेह किया कि वो इलाके में कशीदगी कम करना चाहता है। हालांकि इससे पहले मकला बंदरगाह पर हुए हमले से मुतालिक तनाज़ा भी सामने आया था, जहां मुबैना तौर पर असलहों के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया गया था। लेकिन वहीं यूएई ने इन इल्ज़ामात को खारिज करते हुए कहा था कि वो सिर्फ गाड़ियों का ज़ख़ीरा था। इस दरमियान एसटीसी लीडरान ने सऊदी हामी अफवाज पर भरोसा तोड़ने का इल्ज़ाम आयद किया है। उनका कहना है कि फौजी ठिकानों को पुरअमन तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की बात कही गई थी, लेकिन इसके फौरन बाद हवाई हमले कर दिए गए। एसटीसी तर्जुमान ने इसे वजूद की जंग बताते हुए कहा है कि वो कट्टर पसंदी या कट्टरपंथी के खिलाफ जंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ हज़रमौत इलाके के सऊदी हामी इंतजामिया का कहना है कि यह मुहिम किसी सियासी या समाजी ग्रुप के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका मकसद फौजी ठिकानों पर कब्जा करना था। सऊदी फौजी ज़राए ने मुतनब्बे भी किया है कि अगर एसटीसी ने अपने जंगजू वापस नहीं हटाए तो हमले जारी रह सकते हैं। तो एक तरफ से ये यूएई के अंदर और यूएई और सऊदी अरब के बीच में यमन के आसपास के इलाकों के अंदर सरहदों पर ये इस तरीके की कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। फौजी अड्डों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है और तकरीबन 20 ऐसे जंगजू हैं जिन्हें अभी जो है लुक़्मा अजल बना दिया गया है। और इस तरीके से अगर बात करें तो मशरिक़ वस्ता के अंदर हालात बेहतर नहीं है। आ रही है जो शुमाली कोरिया के हवाले से आपको बताएंगे। वेनेजुएला में जब ये हमला हुआ है आज, और इसके बाद की जब हम बात करें तो शुमाली कोरिया के जो सदर हैं
किम जोंग उन उनकी जानिब से बड़ा बयान दिया गया है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वेनेजुएला पर हमले के बाद शुमाली कोरिया का रद्द-ए-अमल आया है और किम जोंग उन ने आलमी जंग का खदशा जाहिर किया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि किम जोंग ने आलमी जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वार के होने का खदशा जाहिर किया है। किम जोंग उन का मादुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया है और वेनेजुएला बहरान से आलमी अमन और इस्तेहकाम को अब संगीन खतरात भी लाहक हैं, वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में बड़े फौजी हमले के बाद सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करने और अमेरिका मुंतकिल करने के ऐलान ने बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक ने उसे वेनेजुएला की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास का मुतालबा भी किया जा रहा है कि इजलास बुलाया जाए। अमेरिका की जानिब से इस तरीके का कदम किस तरह उठाया गया, जबकि अमेरिका ने इसे मंशियात और दहशतगर्दी के खिलाफ जायज कार्रवाई करार दिया है। इस बहरान के बीच अब ये जो बयान निकल करके सामने आ रहा है, ये सबसे चौंका देने वाला बयान है, क्योंकि शुमाली कोरिया के जो रहनुमा है, सदर है वहां के, किम जोंग उन, उनकी जानिब से अमेरिका को मुतनब्बह किया गया है। उन्होंने कहा कि ये जुल्म और जारियत मुमकिना आलमी जंग का सबब बन सकती है और जो सदर ट्रंप है और मौजूदा अमरीकी क़यादत पर उन्होंने जोर दिया है कि वो मादुरो की हालत के बारे में वाज़ेह मालूमात फौरन फराहम करें और उन्हें रिहा भी किया जाए। उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है। इसके अलावा आलमी बरादरी के माबैन कशमकश और मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल के तनाजुर में ये सूरत हाल बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए एक संगीन चैलेंज बन गया है और पूरे दुनिया के जो हालात हैं वो इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर जो मादुरो है, जिसके बारे में अमेरिका ये कह रहा है कि वो उनके पास है, अगर वाकई वो जिंदा नहीं पाए गए तो किम जोंग उन की जानिब से इस पर वाज़ेह तौर पर यह धमकी भी दी गई है और बज़ाहिर ये ऐलान भी किया गया है, खदशा भी जाहिर किया गया है कि इसके जरिए से थर्ड वर्ल्ड वार का खतरा भी हो सकता है। यानी कि सीधा उन्होंने अमेरिका को थर्ड वर्ल्ड वार के हवाले से भी बात की है कि अगर वेनेजुएला के सदर को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा होगा तो इसके बाद उसका भुगतान अमेरिका को करना पड़ेगा। ये शुमाली कोरिया की जानिब से बयान जारी किया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे। एक तरफ से जहां आलमी सतह पर हालात बेहतर नहीं हैं, वहीं पर जब आप भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे तो एक अच्छी खबर है ताल्लुकात के हवाले से। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के हवाले से बच्चों का अमन पैगाम निकल करके सामने आया है। 2026 पीस कैलेंडर जारी किया गया है और दोनों जानिब बच्चों की पेंटिंग्स में अमन और दोस्ती का इजहार किया गया है और अमन और दोस्ती खेलों के जरिए से नुमाया किया गया है। कैनवास की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद वो तस्वीरें निकल करके आएंगी। ये कैलेंडर से हैं जो बाकायदा पीस कैलेंडर के नाम से हर साल निकलता है और 2026 के हवाले से ये तस्वीरें जहां पर भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं वो आपस में हाथ मिलाते हुए देखे गए। जबकि पहलगाम के अंदर जब हमला किया गया और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तलखियां बढ़ी दोनों ममालिक के दरमियान, जिसके बाद इसका असर खेलों तक पहुंचा था और खेल तो खेले गए लेकिन रिवायात के बिल्कुल बरक्स, क्योंकि वहां पे वो हाथ नहीं मिलाए गए थे। लेकिन अब ये तस्वीरें दोनों ममालिक के जो खिलाड़ी हैं खेलों के जरिए से फिर से एक बार इस खलिश को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और सिविल सोसाइटी की सतह पर अमन और मुकालमे की मुसलसल कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर आपके सामने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की अवामी सतह पर अमन की एक मुनफरिद कोशिश है, जिसके तहत दोनों जानिब से बच्चों की तख्लीकी आवाज़ें सामने आई हैं। जहां एक सिविल सोसाइटी प्लेटफॉर्म ने साल 2026 का पीस कैलेंडर जारी किया है जो अपने 14वें साल में दाखिल हुआ। यानी 14 साल तक मुसलसल ये कैलेंडर हर साल निकलता है और इस साल भी निकला है। इस कैलेंडर में भारत और पाकिस्तान के स्कूलों के बच्चों की मुंतखब पेंटिंग्स शामिल हैं जो अमन, दोस्ती और मुश्ताक मुस्तकबिल के ख्वाबदीदा को इंटरव्यू देते हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक उनका कहना है कि वो एक साथ उठते हैं। इसके उन्वान से जारी इस मंसूबे का पैगाम है कि सियासी तनाज़ात की अवामी सतह पर अमन, मुकालमा और ताउन की कोशिशें जारी रखी जाए। और ये तस्वीरें आज निकल कर के सामने आई हैं।
जिनमें वाज़े तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये कैनवास की बनी तस्वीर है जिसे इस पीस कैलेंडर के अंदर छापा गया है। और ये 14वां एडिशन है इस पीस कैलेंडर का, जो आर पर दोनों ममालिक की जानिब से छापा जाता है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से भी करेंगे और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से खबर है। ये बड़ी खबर कुलगाम से आ रही है, जहां पर कुलगाम के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से अरहिया इलाके में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है और ऑपरेशन के दौरान इजाफी रोशनियों का इंतजाम किया गया है इलाके के अंदर। ये जो अरहिया इलाका है जिला कुलगाम के अंदर, और तलाशी भी सख्त कर दी गई है। ताहल किसी तसादुम या जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन जहां पर बात करें तो कुलगाम जिला के अरहिया के इलाके में सिक्योरिटी ने एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके तहत इलाके में मुकम्मल तौर पर घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन में 34 राष्ट्रीय राइफल्स स्पेशल चार्ल्स ग्रुप यानी एसओजी और सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन के साथ मिलकर ये हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कार्रवाई को मौसर बनाने के लिए रोशनी का भी इंतजाम किया गया है। इस हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं। नाज़रीन, जहां पर हिफाजती इंतजाम के मुताबिक मौके पर ही मौजूदा टीमें जारी हैं, ताहम फिलहाल कोई तसादुम, गिरफ्तारी या जानी नुकसान का कोई इतला नहीं है। हुकूमत ने आवाम से ताउन की अपील की है और सूरत हाल पर गहरी नजर भी रखी जा रही है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुलगाम से नुमाइंदा अब्दुल हमीद जुड़े, अब्दुल हमीद से मजीद जानकारी लेंगे। अब्दुल हमीद, बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला है। आज रात के वक्त ये जो देर गए कैसो शुरू हो गया है, सर्च ऑपरेशन कॉर्डन शुरू हो गया है और मजीद रोशनियों का भी इंतजाम किया गया है, तलाशी भी सख्त है। इस वक्त की क्या सूरत हाल है और क्या कुछ इस तरीके के कोई इनपुट्स थे जिसके बाद ये तलाशी कार्रवाई ली गई है? हाँ जी, ये इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से जारी है। ये 6 बजे के करीब कुलगाम का जो वहाँ पे कार्रवाई किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स अंदर छुपे बैठे। अभी पूरी तरह से अगर तो उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, मगर अभी भी पूरी तरह से पूरे गांव का घेराव किया गया। जो एंट्री एग्जिट पॉइंट से उनको सील कर दिया गया। जगह जगह पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। ये एसओजी, सीआरपीएफ या आर्मी हो, मुश्तरका कार्रवाई है उनकी, और वहाँ पे इसको पूरी तरह से इस गांव को अपने घेरे में ले रखा है। दूर दूर तक रिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रही है। अभी देखने वाली बात ये होगी, ये कार्डन रात भर जारी रहेगा या कुछ सिक्योरिटी फोर्स को कुछ कामयाबी भी मिलती है। इससे पहले भी यहाँ खानीपोरा का वहाँ पे घेराव किया गया था, रात भर जो जारी रहा। 2 बजे के करीब वहाँ से कार्डन ऑफ कर दिया गया। अभी देखने वाली बात ये होगी, लाइट्स इंस्टॉल कर दिया गया, पूरी तरह से गांव की निगरानी की जा रही है। जो भी मॉडर्न हथियार है या सीसीटीवी है वो इंस्टॉल कर दिए गए। किसी भी हर एक मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है और हर एक जगह पे सिक्योरिटी तैनात की गई है और मजीद फौज भी बुलाई गई है। अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये रात भर घेराव जारी रहेगा या उनको रात में ही कुछ कामयाबियां मिलती है। अभी देखने वाली बात होगी, जो ही वक्त निकलता जाएगा और पूरी तरह से ये तस्वीरें भी साफ हो जाएगी। तो जी, एक ये बात भी बताइएगा, जिस तरह से आपने पहले भी बताया, लेकिन ये बताइएगा ये कब से शुरू हो गया है? क्या आज ही हुआ या इससे पहले भी लगातार इस इलाके के अंदर इस तरीके की कार्रवाइयां होती रही है? हाँ जी, इलाके में पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। जहाँ पे भी कोई शक होता है या सिक्योरिटी फोर्स को कोई इत्तला मिलती है, वहाँ पे कार्ड किया जाता है, सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। अभी अगरचे उनको पिछली दफा भी जो खानीपुरा गांव का वहाँ पे घेराव किया गया था या कार्डर का घेराव किया गया था, वहाँ पे उनको कामयाबी अगरचे नहीं मिली। अभी उसी कामयाबी की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस जगह जगह पे तलाशी कार्रवाई जारी है। आज भी लोग उस वक्त सजग रह गए जब वो घरों की तरफ लौट रहे थे तो पीछे से कार्डन हो गया। आर्मी ने ऐलान करवाया कि पूरे गांव को पूरी तरह से घेरे में ले रखा है। सभी लोगों से इतना दी जाती है कि वो अपने घरों में बैठे, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है उस जमन में वो फौज के साथ राब्ता करे और उनको वो मदद वहाँ पे फराम की जाएगी। मगर लोग भी पूरी तरह से अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। इससे यही लगता है कि लोग भी अपनी तरफ से पूरी बेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद, जानकारी पहुंचा रहे थे। तो नाजरीन, आपने देखा कि कुलगाम के अंदर बाकायदा ये कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल किसी भी तसादुम या किसी भी क्रॉस फायरिंग की कोई इतला नहीं है, लेकिन रात का वक्त है, रोशनी का इंतजाम किया गया है। मजीद क्या कुछ तफसीलात होंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही और आगे बढ़ जाएंगे।
नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो अब बात एक ऐसे शख्स की करेंगे जिसने अपनी जिंदगी के अंदर मसाइब व आलाम तो देखे लेकिन हार नहीं मानी और आज भी वो 65 साल की उम्र में अपनी तिजारत का फरोग दे रहे हैं। इस हवाले से आपको बताएं तो राजौरी के रिहायशी अहमद शाह जो 69 साल से श्रीनगर के इलाके डलगेट में मुकीम हैं, उनकी जिंदगी मेहनत और सब्र की एक मिसाल बन चुकी है। 6 साल की उम्र से मेहनत शुरू करने वाले अहमद शाह ने वालिद के इंतकाल के बाद कई मुश्किलात का सामना किया और श्रीनगर पहुंचकर शादी की। उनकी अहलिया बीमारी में मुब्तला हो गई और पैसों की कमी के बावजूद उन्होंने 5 रुपए से काम शुरू किया और रोजाना 100 रुपए कमाकर ऑपरेशन के अखराजात पूरे किए। 1 घंटा नींद के बाद मेहनत का सिलसिला जारी रहा और सालों की मेहनत के बाद अहमद शाह ने 4 बच्चों की तालीम, शादी और रिहाइश के लिए जमीन खरीदकर घर बनाया। आज 65 साल की उम्र में भी वो मसाला रोटी बेचकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मजीद तफसीलात दे रहे इरफान फाजिल, गुलिस्तान नुमाइंदा, कश्मीर से। इस शहर की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ कुछ कहानियां भी होती है जो खामोशी से लिखी जाती है। ये कहानी है अहमद शाह की मेहनत, मशक्कत, सब्र और ईमान की कहानी। 65 साल के अहमद शाह असल में डिस्ट्रिक्ट राजौरी के रहने वाले हैं। वो पिछले करीब 60 सालों से श्रीनगर में रह रहे हैं। वालिद के इंतकाल के बाद जिंदगी ने उन पर एक के बाद एक इम्तिहान भेजा। मैं था 5 साल का, मेरा डैडी गुजर गया था। बड़े भाई 2 थे, बाप की जगह थे। उन्होंने वो किसी मुसीबत में आए या कुछ हुआ, बाप की प्रॉपर्टी बेच डाली। तो मैं तो खाने बदोश हो गया, उन्होंने ले ली। मुझे अपना मौसा ले गया अपने घर में, किस लिए कि इसको मैं यहीं रखूँगा, थोड़ा बड़ा हो गया, इसको मैं किसी बेटी का रिश्ता दे दूँगा। तो वही बात हुई, उसकी नौकरी भी की मैंने। 10 साल के बाद शादी की। जब फिर शादी की तो उसने बोला, बेटा तुझे वहाँ यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर ही तुझे ज़मीन दे दूँगा। तो जब शादी की तो मेरी बीवी बीमार हो गई थी। उस ज़माने में पथरी का बहुत खौफ होता था। उस वक़्त लोग सुनते थे कि फलाने को पथरी हो, वो भी मर जाता था और दस्त फैल जाती थी। तो मैंने इसको वहाँ से हटाया तो यहाँ श्रीनगर पहुँचाया। यहाँ थोड़ी मुझ जख्मी हुई तो फिर इसका इलाज भी करवाया, किसी ने मुझे मदद की, साथ गया, डॉक्टरों के पास बात की, अल्ट्रासाउंड भी करवाए तो पथरी इसकी निकाली। तो फिर बच्चे पैदा हुए, सबसे बड़ा लड़का है। तो उसके बाद मुझे 4 बेटियाँ आई। शादी के बाद उनकी बीवी बीमार हो गई। ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे। अहमद शाह ने सिर्फ दर बदर की ठोकरें खाईं और परेशान हुआ कि आखिर अपनी बीवी का इलाज कैसे करूं। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि दिन में मजदूरी करूंगा, कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। और अहमद शाह ने सिर्फ 5 रुपए से अपना काम शुरू किया। जनाब पहली बारी मजदूरी 1.5 रुपए से में की, फिर 3 रुपए से में की, फिर 4 रुपए से में की, 5 पर की। हम बोलते थे 5 रुपए बहुत बड़े हुए। तो लेकिन वो 5 रुपए आज 500 से ज़्यादा मुझे दिखते हैं। उस वक़्त हमारा ज़माने में महंगाई कम थी तो पैसा नहीं था। फिर 10 रुपए हुई तो हमने बोला बहुत बड़ी तैयार हुई। फिर 10 से 20, फिर 50 हुई। आज तो 600 भी लेते हैं मजदूर, 600 भी लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जो ऐसा रब ने लिखा है तो ऐसा ज़माना में चल रहा। लेकिन हमारे ज़माने में बरकत थी। आज 500 रुपया लेकर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता जो उस वक़्त के 5 रुपए थे उनके बराबर हो। यहाँ बछवाड़ा में एक मंडी होती थी, इसमें सीमेंट, रेत, बजरी, ईंट, उसको हम कहते थे मंडी। जी जी। वहाँ मैंने अपना रड़ा एक बनाया। अच्छा। जिस पर ये सीमेंट आती थी 10 बोरियाँ, रेत बजरी 10 बोरियाँ, ईंट 100-150 ऐसे। वो बट कोयला होता था उस ज़माने में, वो भी चलता था, आज भी चल रहा है। तो दिन को मैं 4, 5, 6, 7 चक्कर लगाता था। अच्छा। सीमेंट की बोरी के 5 रुपए, रेत की बोरी के 5 रुपए, ईंट अगर 200 लाद ली तो 50 रुपए। आराम कब करते थे आप? आराम जनाब जब शाम के 8, 9, 10 बज जाते थे, हाँ। फिर मैं वो दुकान बंद करता था, फिर घर जाता था,
फिर भी किसी का गैस मिला तो वो कंधे पर उठा लिया, अच्छा कोयले की बोरी कंधे पर उठा ली, जी सीमेंट की बोरी। अपनी जवानी में मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अल्लाह ने मुझे ताकत दी, मैंने मेहनत की दिन रात। और बीवी भी एक घर में जाती थी काम करने के लिए, जी तो वो भी उस वक्त 200-300 लेती थी। और दिन भर मेहनत करके सिर्फ 100 रुपया कमाते थे। वो सिर्फ 1 घंटे सोते थे, फिर दोबारा काम पर चले जाते थे। वक्त के साथ तस्रीर इधर म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा में दरपेश मसाइल और उनके इजाले के हवाले से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्यूनिसिपल कमेटी ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, जिसमें म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद यूसुफ ने कहा है कि 2 साल से नस्ब सीसीटीवी कैमरों की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के बाइस ये फिलहाल गैर फाल हैं, जिसे जल्द दुरुस्त करने की कोशिश जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी, शॉपिंग कम्प्लेक्स तामीर किए जाएंगे और नए टाइल शुदा फुटपाथ बनाए जाएंगे। मजीद क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन। मैं हूं आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हंदवाड़ा शाहिद यूसुफ साहब। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका भी शुक्रिया, आप यहाँ पे आए। शायद साहब, जिस तरह पिछले 2 साल की बात करेंगे, आपको कम ही समय यहाँ पे हुआ है। जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने देखा है कि लाखों रुपए यहाँ पे सीसीटीवी नस्ब तो किए गए पूरे मार्केट में, जी वो एक भी यहाँ पे नहीं चल रहा। अगर कहीं पे भी हादसा हो जाता है या कहीं भी कुछ मुश्किलात, पहले यहाँ पे सारा कुछ मॉनिटर होता था, जी अब कोई सीसीटीवी जो है वो नहीं चल रहा है। तो उस पे आपका क्या क्या? जी बेसिकली जो सीसीटीवी लगाए गए हैं वो 2-2.5 साल पहले लगाए गए थे। अब उसमें ये बात हुई थी कि वो चूँकि तार कटने के इसमें या कहीं पे कनेक्टर्स उसमें होते हैं डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं जिनकी वजह से वो फंक्शन करता है, वो ख़राब हो गए थे। अब हमने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लाए थे, 2-4 टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमने लाए थे, क्योंकि हमें ये भी देखना था कि अगर काम होता है वो अच्छा हो और जेन्युइन प्राइसेस पे हों। तो चूँकि उसमें इसमें थोड़ी ज़्यादा टेक्निकलिटी होती है और डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं और मोड्स होते हैं जो उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने हमें कम्युनिकेट किए। अब ये है कि इसमें डी साहब ने 2-3 दिन पहले एक कमेटी भी तश्कील दी है, जो उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स से जो वो राय दे रहे हैं उनको जांचेंगी और फिर एक रिपोर्ट बनेगी, उसके बुनियाद पे हम उनको ठीक करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। या आपने एक इनिशिएटिव लिया था कि हंदवाड़ा को हम स्मार्ट टाउन बनाने जा रहे हैं, ठीक जी, है, जी। लोगों ने तब सराहना भी किया था। क्या फुटपाथ बनाने से, स्मार्ट टाउन या कोई लाइट लगाने से, जिस तरह पत्थर निकाले गए तक लाखों करोड़ रुपए जो अपने पत्थर निकाले गए हैं, पहले जो फुटपाथ बनाए गए थे वो आपने जो वहाँ पे बाईपास पे रखे गए, लोगों ने इसमें चोरी की, उसमें कोई उस तरह की शिकायत आ रही है कि लोगों ने वो चोरी भी हुई, तो कोई इस पर कुछ कार्रवाई? जी, मुझे आज ही पता चला, चूँकि इससे पहले जो बातचीत हुई हमारी उसमें मुझे पता चला। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसमें हम R&B के साथ टेकअप करेंगे और देखेंगे कि वो ठेकेदार ने जो पत्थर निकाले हैं वहाँ से, उनके बारे में हम उनसे जांच पड़ताल करेंगे। सर, सबसे बड़ा बस स्टैंड जो है हंदवाड़ा में है, जी। लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे अक्सर का पोस्ट जो है वायरल, वहाँ पे शाम होती पूरा हंदवाड़ा गुपंदेरी में चले जाते, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। वहाँ पे पैसेंजर शेल्टर की बात करेंगे, वाटर टंकी की बात करेंगे, रेन शेल्टर्स की बात करेंगे, या वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो धर्म भरम है। लोग अक्सर परेशान है, क्योंकि जब श्रीनगर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर से कोई भी आता है या बच्चे को ट्यूशन जाना पड़ता है, तो उनको पहले भी हमारे पास ये इशू आया था और इस सिलसिले में हमने R&B के साथ बात भी की थी। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी रखा है, उसके लिए 2 करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट रखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, टेंडर आउट और एग्जीक्यूट होगा। और जो जहाँ तक लाइट्स की बात है उसमें हमने टाउन के लिए, पूरे टाउन के लिए एक प्रोजेक्ट रखा है 30 लाख का। आउट ऑफ नॉर्मल रिसोर्सेज हम वो कर रहे हैं, जिसमें हम हाई मास टाइप जो सोलर लाइट्स होती हैं हमारी, वो बड़ा एक होता है जैसे 5 लाइटें होती है उसमें, और ये तो वो हम 10 यहाँ पे लगा रहे हैं और उसके अलावा तकरीबन 20-22 लाख की और लाइटें हम लगा रहे हैं। उम्मीद रखेंगे कि हंदवाड़ा को फिर से एक हंदवाड़ा स्मार्ट टाउन जिस तरह आपका ख्वाब है, वो कब तक शर्मंदा है? जी, जाज़बे हंदवाड़ा को जाज़बे नज़र बनाने के लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग जितने
मैं कह सकता हूं कि जितने समझदार हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है 6-7 महीने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। लोग भी अगर हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, इंशाल्लाह 6-7 महीने में आप इंशाल्लाह देखेंगे कि यहाँ पे अच्छी खासी आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। कल से एक खबर जो है सामने निकल के आ रही है, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जो एनओसी के बगैर जो बनाए गए हैं, उनके क्या उन पे कुछ ड्राइव आने वाले वक्त में होगा इस तरह की? जी, बेसिकली यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो में वो केस है और उसमें जो फाइल्स हैं वो उन्हीं के पास हैं। जो ही वहाँ की तरफ से हमें कोई डायरेक्शन मिलती है, जो ही हमें जो केस का आउटकम होगा, उसका जब नतीजा आएगा, आप देखेंगे कि अकॉर्डिंगली जो लीगल एक्शन होगी वो उसमें ली जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एग्जीक्यूटिव अफसर हंदवारा शाहिद यूसुफ साहब। उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए साफ तौर कहा कि हंदवारा को लगातार पिछले 2 साल से लगातार सुर्खियों में है। आज हमने सोचा कि इससे ज़रूर हम बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे। जिस तरह कल से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही कि हंदवारा में जितने कम्प्लेक्स बनाए गए हैं जिनके NOCs नहीं है, अब आने वाले वक्त में उन कम्प्लेक्स को तो या तो इनको ड्राइव जो है वो यहाँ पे बड़े पैमाने पे चलाए जाएंगे। उन कम्प्लेक्स को यहाँ पे जो है ज़ाहिर सी बात है कि डिपार्टमेंट की जानिब से उनको फिर से तोड़ा जाएंगे। और ज़रूर ज़ाहिर सी बात यहाँ पे एक बात यहाँ पे उन्होंने वाज़ा की है कि 8 महीने के अंदर अंदर हंदवारा को हम स्मार्ट टाउन बनाने जा रहे हैं। जिस तरह हमने बस स्टैंड की बात की है, CCTVs की बात की है, या हंदवारा मैन GMC रोड की हमने बात की है, तो बहुत सारे मसले मसाइल जो है हमने शाहिद साहब से उठाए। जिस तरह उन्होंने कहा कि तवारीखी चिनार पार्क की हमने बात की है, जो हंदवारा की शेर कश्मीर चिनार पार्क के नाम से लोग इसको जानते हैं। तो लोग कहते हैं, तो लोगों से जब हमने कल लोगों से बात किया, आज हमने ये बात जो है शाहिद साहब से रखने की कोशिश की है। तो हमारी हर वक्त कोशिश रहती है कि जितनी भी मसले मसाइल है वो हम हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन जमीर के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हंदवारा। नाज़रीन, इधर जिला डोडा के हम्बल ता देदनी सड़क मंसूबा, जिसका इफ्तिताह सन 2018 में उस वक्त के MLA शक्तिराज परिहार ने किया था, 8 बरस गुजरने के बावजूद आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे के आगाज के वक्त ये दावा किया गया था कि सड़क की तामीर 3 बरसों में मुकम्मल कर ली जाएगी, ताहम 2026 तक भी ये ख्वाब अधूरा ही रहा। आपको बता दें, इतलात के मुताबिक गुज़श्ता 2 बरसों से सड़क की तामीर का काम सुस्त है और सुतला गांव के मकाम पर मुकम्मल तौर पर रुका हुआ है। मंजूर शुदा तकरीबन 10 किलोमीटर तवील सड़क में से अब तक सिर्फ 7 किलोमीटर हिस्से की तामीर हो पाई है, वो भी बगैर ब्लैक टॉपिंग के, जिसके बायस सड़क इंतहाई खस्ता और गैर महफूज हो चुकी है। इस नामुकम्मल सड़क की वजह से हम्बल, सुतला और देदनी देहात के करीबन 2000 अफराद को रोजमर्रा जिंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि खराब सड़क की वजह से मरीजों, तलबा और बुजुर्गों को खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देदनी गांव, जो कि एक मारूफ सयाहती मकाम के तौर पर जाना जाता है, बेहतर राब्ता सड़क न होने के बायस तरक्की से महरूम है। हमारा मसला जनाब रोड का है। 10 साल पहले हमारी रोड निकली थी, वो बननी थी 10 किलोमीटर, अभी वो 7 ही किलोमीटर बनी, अभी बंद पड़ी है। अब बर्फ़ भी पड़ने वाली है और बहुत मुश्किल उठानी पड़ती है हमें बर्फ़ में। अभी कोहरा लगने वाला, कोई बीमार हो जाता फिर 4 पाई पे उठा के उसको रोड में पहुंचाना पड़ता। हम बड़ी बार DC साहब के पास भी आए, MLA साहब के पास भी आए और हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। पता नहीं किस बात पे हमारी रोड बंद है। फॉरेस्ट का मसला था, वो भी हल हो गया है, अब उनको पेमेंट हो गई है PWD वालों को। अभी हमें कोई पता नहीं किस बिना पे ये हमारी रोड बंद पड़ी है। जल्द से जल्द अगर ये हमारी रोड का काम शुरू होता था, चलो हमारा भी आगे का काम शुरू हो जाता था। बहुत दिक्कत आती है, बहुत पैदल चलना पड़ता है। सुबह भी 6 बजे हमें घर से निकलना पड़ता और गाड़ी पकड़ते हैं हम, और शाम को भी हम रात को पहुंचते हैं घर में 10। हम ये चाहते कि जल्द से जल्द हमारे रोड का काम शुरू हो जाए, चलो हमें भी प्रॉब्लम है जो हमारी हैं दूर हो जाएं। बीमार पड़ते हैं बच्चे, स्कूल दूर जाते हैं हमारे हम्बल, और जो बीमार होते हैं उनको 4 पाई पे उठा के लाना पड़ता। यही हमारी
सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द रोड का काम शुरू हो जाए। आज हम माता देदनी की बात करेंगे, जिसका इनॉग्रेशन 2018 में, जो कि आज एमएलए वेस्ट शक्ति जी उन्होंने किया था, लेकिन 2018 से लेकर हम लोग 26 में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर का स्ट्रेच कंप्लीट हुआ है और फॉरेस्ट की क्लियरेंस 2 साल पहले आ चुकी है। उसके बावजूद भी सनातन धर्म को जो भी आस्था रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी सबकी आस्था है माता बेदनी के, हम लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर जगह वहां पे विजिट करता है और वो काम अभी तक इनकम्प्लीट है। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कोई भी काम यहाँ की जो भी विधायक है उनकी तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ। हम मान के चलते हैं खलैनी वाला टनल, नेपली वाला, उसका एडजॉइनिंग वाला, बड़ी अच्छी बात की आपने। खाली 2000 नहीं, पूरे चंद्रभागा का जो हमारा सनातन समाज है वो चाहता है कि वो आप लोग हमें डेडलाइन बताएं कि आपने उन 8 सालों में सिर्फ 6 किलोमीटर का स्ट्रेच बताया और आप जो भी हमारा रिलीजियस फंक्शन होता है वहाँ आप कहते हैं कि आज भी कल हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन समाज आपसे पूछना चाहता है कि भैया आप एक डेडलाइन बता दीजिए कि आप उस रोडों को कंप्लीट करेंगे। अभी तक एक भी प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं है। सुदमान देव, खलैनी टनल, नेपली वाला, एक भी जो आप इनॉग्रेशन करते हैं लेकिन कंप्लीशन डेट नहीं देते और नहीं कंप्लीट करते, कागजों में कंप्लीट डिसीजन दिखाते हैं आप। देखिए, इतनी बड़ी आबादी और पैदल चलना पड़ता है, बर्फ पड़ती है उस एरिया में, लोग किस तरह से रहते हैं, थोड़ा सा बताएं। देखिए, त्रासदियाँ तो आती है कहीं। अगर रोड कनेक्टिविटी की हम बात करें, हम लोग एक लाइफ लाइन बनाते हैं, वो लाइफ लाइन इनकम्प्लीट है। सिक्योरिटी के रीजन से भी बच्चे स्कूल गोइंग है, बूढ़े चल नहीं पाते हैं। हर एक के लिए रोड जो है ना, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी और हेल्थ, तीनों चीजें। इधर जिला पुंछ की तहसील मंडी में तहसील सतह के तमाम नंबरदारों और चौकीदारों की जानिब से एक अहम हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग के दौरान नंबरदार और चौकीदार ने हुकूमत की जानिब दी जाने वाली इंतहाई कम माहाना तनख्वाह पर सख्त तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि मौजूदा महंगाई के इस दौर में नंबरदार और चौकीदारों को सिर्फ 1500 रुपये माहाना तनख्वाह दी जा रही है, जिसमें घरेलू अखराजात चलाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा अशाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि इतनी कलील तनख्वाह में एक ख़ानदान का गुजारा मुमकिन नहीं रहा। मीटिंग के दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और रुकन असम्बली हवेली से पुरजोर मुतालबा किया कि इस संगीन मसले को संजीदगी से लेते हुए नंबरदारों और चौकीदारों की तनख्वाहों में फौरी इजाफा किया जाए। आज हमने यहाँ पर मीटिंग की तमाम नंबरदारान और चौकीदारान ने तहसील मंडी के अंदर, और मेन सब्जेक्ट ये था कि हम एलजी इंतज़ामिया तक अपनी आवाज़ पहुँचाए कि हम इस माहाना 1500 रुपये में हमारा गुजारा नहीं चलता। ज़मीनी सतह पर बहुत सारे हमारे काम हैं, हमें पूरा दिन किसी दफ्तर में किसी डिपार्टमेंट के साथ अटैच होकर काम करना पड़ता है, घरेलू मसले को छोड़कर, क्योंकि अगर हम यहाँ रहेंगे तो घरेलू मसले उजागर हो जाते हैं। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती है उसको पूरा करने के गर्ज से हम डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, यहाँ अपने घर की तरफ देखें। इस कम तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं चल। हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से और हमारे ऑनरेबल एमएलए हवेली एजाज जान साहब से ऐसा सैलरी बनाया जाए ताकि हम घरेलू मसले को पूरा कर सकें। आज हम इसलिए जमा हुए यहाँ पर कि हमारी काम बहुत बड़ा है और सैलरी बहुत कम है, जिससे हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती है। इसलिए हम एलजी इंतज़ामिया से, उमर अब्दुल्ला से, ऑनरेबल एमएलए साहब से, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाहों की तरफ तवज्जो दी जाए, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। इसी सिलसिले में आज तहसील मंडी के तमाम नंबरदार चौकीदार यहाँ पर हाजिर हुए, यही मीटिंग हुई है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए और बर वक्त हमें तनख्वाह दी जाए। आज जो हमने मीटिंग की है इसके बारे में हम एलजी साहब से, गवर्नर साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करते हैं कि हमारी जो नंबरदार चौकीदार हजरात की सैलरी है जो बहुत कम है, 50 रुपये दिन हमें दिहाड़ी का मिलता है और हमें 2-3 दिन लगा के आज इतनी महंगाई के दौर में एक तेल की बोतल ख़रीद सकते हैं हम 3 दिन लगा के, तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। और हमारी ये गुजारिश है एलजी साहब से और उमर अब्दुल्ला साहब से, हमारे एमएलए एजाज जान से भी, कि हमारी बात उठाई जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। इधर सब डिवीजन थाना मंडी में फायर सर्विसेज के क़याम का मुतालबा गुज़श्ता कई दहाइयों से किया जा रहा है, ताहम ताहाल कोई अमली पेशरफ नहीं हो सकी है। समाजी कारकुनान नज़ीर अहमद गनाई और शमशेर अहमद लोन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की बेशतर सब डिवीज़नों में फायर सर्विसेज मौजूद है, लेकिन एक अहम और हसास इलाका होने के बावजूद थाना मंडी इस सहूलत से महरूम हो चुका है। जहाँ
शाहदरा शरीफ दरगाह, मुगल रोड और दीगर अहम मकामात वाक़ हैं। उन्होंने खबरदार किया कि किसी भी आग के हादसे की सूरत में राजौरी से फायर ब्रिगेड पहुंचने में ताख़ीर जानो माल के बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। लिहाजा इंतजामिया से उन्होंने मुतालबा किया है कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर थाना मंडी में फायर सर्विस को कायम किया जाए। ये इनकी फायर ब्रिगेड वालों को मैंने 1975 में मगर लगा था कि हमें फायर सर्विस दी जाए थाना मंडी में, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ गाड़ियां नहीं हैं, गाड़ियां आएंगी तो हम दे देंगे। इसी तरह चलता रहा सिलसिला। लेकिन आज मैं इनसे ये कहूँगा कि हमारे जो है 40 ऑफिस हैं यहाँ पर, और उसके बाद SDM दफ्तर भी है, 2 कोर्ट हैं, एक स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट का है, दूसरा सब जज का है, और इसमें अब पुलिस स्टेशन भी है, सब है, SDPO के ऑफिस हैं, बाकी हैं, और बैंक है यहाँ पर, स्टेट बैंक है, दूसरा बैंक है JNK बैंक है। खुदा ना करे कोई आग लग जाए, कोई किसी वक्त यहाँ आग बुझाने वाला कोई नहीं है। लिहाजा हम इसमें ये कहना चाहते हैं कि जितना भी जल्दी हो सके, मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ये कहूँगा है कि जहाँ तक ये तल्लक है, और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ये कहूँगा कि वो फौरी तौर पर हमें एक फायर सर्विस का इंतज़ाम करके दे। आ गई शाहदरा शरीफ में एक छोटी सी गाड़ी रखी है उन्होंने, मिनी गाड़ी, तो वो क्या करेगी, वो आग तो बुझा नहीं सकती है, वैसे फार्मेलिटी उन्होंने बराबर की है। जैसे आप ये जानते हैं कि रजौरी से कई बार यहाँ हादसा हुए, रजौरी से आते आते गाड़ी 2 घंटे लगा देती है, 2 घंटे में अगले का पूरा खाक कस्तर हो जाता, सल जाता सब कुछ, लेकिन उससे कोई हमें बेनिफिट नहीं है। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इमीडिएटली जनाब ये काम करें और हमें फायर सर्विस एक बार थाना मंडी में दे दें जनाब, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जहाँ तक इन बिल्डिंगों का तल्लक है, हम ये चाहते हैं R&B डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट हो, उनको चाहिए कि बिल्डिंग जो है वो अच्छे तरीके में बनाई जाए। जैसा कि ये बिल्डिंग गिर चुकी है, आज वो भाग गए हैं, अगर खुदा ना खासा इस बिल्डिंग के नीचे बंदा 200-300 आ जाता, मर जाते, उसको कौन रोता। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर ये जो 2 बातें मैंने कही हैं ये आप कर दीजिए, ताकि हम आपके तहत रहें। मैं सबसे पहले अपनी स्टेट सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं, गवर्नर इंतजामिया से भी यह गुजारिश करना चाहता हूं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, सोशल वर्कर हूं, और इस इलाके का एक जिम्मेदार आदमी हूं। गवर्नर साहब से और स्टेट सरकार जो हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार है, उससे गुजारिश करना चाहता हूं कि थाना मंडी के साथ सोतेली मां जैसा सलूक क्यों किया जाता है। हमारी बहुत देना ये डिमांड है कि थाना मंडी तहसील में जहां SDM बैठते हैं, यहाँ ना कोई डॉक्टर टाइम पे बैठता है। बड़े बड़े वादे हमारे साथ किए गए इलेक्शन के दौरान, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। हम किसी पे तंज नहीं करते हैं, लेकिन इस गरीब आवाम की ये इल्तिजा है, यहाँ फायर एंड इमरजेंसी की आज हद जरूरत है, जिसकी हमने बार बार डिमांड की है। यहाँ अजमताबाद में 4-6 मकान जल गए, जब तक राजौरी से यहाँ फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी आती तब तक वो खाकसार हो जाते हैं, सज्जी बन जाते हैं। शाहदरा शरीफ में वारदात हुई, अलाल में, मंगोटा में लोगों की तमाम गाड़ियां, जिसको कहते हैं हम अपनी जुबान में जिसको घास कहते हैं, वो अपने सीजन में घास काट कर एक जगह जमा करते हैं, अचानक आग लग जाती है, जब तक गाड़ी पहुंचती है वो सजी बन जाती है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, खासकर डीसी साहब से गुजारिश है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट का CM होता है, उनसे गुजारिश है कि जल्द अज जल्द अवाम थाना मंडी को एक फायर एंड इमरजेंसी गाड़ी यहाँ मुहैया की जाए, ताकि यहाँ लोगों के मकानात, लोगों के और भी। इधर जिला पुंछ की तहसील मंडी में मरकजी जामे मस्जिद इमाम अहमद रजा मंडी में 13 रजबुल मुरज्जब को हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की विलादत पर जश्न मौलूद काबा मुनक़िद हुआ। इस बाबरकत तकरीब की सदारत इमाम व खतीब जामे मस्जिद मौलाना सईद फाजिल हुसैन रिजवी ने की, जबकि मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल मजीद कादरी बतौर मुकर्रर खुसूसी शरीक हुए। तकरीब में मकामी उलमा, मुफ्तियान क़िरान, दीनी शख्सियात और आशिकान अहल बैत की बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने हज़रत अली
रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की हयात, सीरत और तालीमात पर रोशनी डालते हुए उनकी अदल इंसाफ, सब्र, इल्म, तकवा और हक पसंदी की मिसालों को उजागर किया और कहा कि उनकी तालीमात आज भी उम्मत मुस्लिमा के लिए मिसाल राह है। इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आज 13 रजब है और 13 रजब को हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासआदत काबा शरीफ के अंदर हुई। उसी निस्बत से हम हर साल तकरीबन 3-4 सालों से मुसलसल ये प्रोग्राम मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ के अंदर बड़े ही शान और शौकत के साथ होता है और इम साल भी मरकज़ी जामा मस्जिद शरीफ इमाम अहमद रज़ा मंडी के अंदर जश्न मौलाए कायनात का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें मुक़्तदर उलमाए किराम और सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम और पिरान इज़ाम ने हाज़िर दी और मनक़बतें और मौलाए कायनात की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश किया है। इस मौका पर हम अपनी जानिब से और तमाम तर अहबाब का और आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस मौका पर जितने अहबाब देख रहे हैं सब तक ये पैगाम भी पहुँचाएँगे कि वक्त का तकाजा है कि मौलाए कायनात की सीरत, उनका किरदार और उनका उसवा उनके ऊपर अमल किया जाए और उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारा जाए। यकीनन जब हम मौलाए कायनात की सीरत को पढ़ेंगे तो हमारी उनके किरदार को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, हमारे अंदर प्यार आएगा, हलीमी आएगी, सादगी आएगी और उनका भी यही दर्स है कि अपने अंदर प्यार लाएं, मोहब्बत लाएं, उल्फत लाएं और किरदार जो है वो सबसे बेहतर और नुमाया किरदार हो ताकि इंसान जब किसी जगह चले तो उसको कहने की ज़रूरत ना पड़े बल्कि दूर से एक आदमी देख करके पहचान ले ये जो आ रहा है ये मौलाए कायनात से मोहब्बत करने वाला। इधर जम्मू में 10वीं गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मौके पर एक शानदार नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की पालकी के दीदार और मजहबी पैगाम सुनने का मौका मिला। ये नगर कीर्तन चंद्रनगर गुरुद्वारा से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ गुरु नानक नगर में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने जुलूस का पुरतपाक इस्तकबाल किया। जुलूस के दौरान कमसिन बच्चों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के लिबास और असलिया पहनकर उन्हें याद किया, जबकि नौजवानों ने गुटका के मुजाहरे पेश किए। सिख बरादरी ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सच की राह पर चलते हुए खुद और अपने ख़ानदान की कुर्बानी दी और हमेशा इत्तेहाद का दर्स दिया, जिस पर आज भी अमल करने की कोशिश की जा रही है। साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के पावन पवित्र प्रकाश पर्व को समर्पित ये जो नगर कीर्तन, इतना विशाल नगर कीर्तन निकल रहा है, मैं सारे ही धर्म मज़हब के लोगों को इस गुरुपुरब की लाख लाख बधाई दूंगा। और जिहड़ी गल आप जी कह रहे हो कि हर एक मज़हब धर्म का मनुख जहाँ पे आके अपने श्रद्धा के फूल अर्पण कर रहा है, तो मैं ये बात ज़रूर बता दूं कि गुरु नानक के घर में एक हमेशा ही आवाज़ को बुलंद किया जाता है, सवे सांझी वाल सुधायन किसे न दिसे वाहरा जियो, कि हर मज़हब उपदेश चौं वर्ना को खत्री बैश शूद उपदेश चौं वर्ना को साझा, जहाँ पे चौं वर्णों को उपदेश साझा दिया जाता है। सो आज दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का प्रकाश तिहाड़ा है, उसको समर्पित ये नगर कीर्तन जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से निकाला जाता है। सो मैं सारी संगत को इस दिन की लाख लाख बधाई दूंगा। वाहिगुरू जी का खालसा। देखना कि जहाँ जीसस क्राइस्ट जब सूली पे चढ़े तो उनको भी जब याद आ गई कि भगवान याद किया, उन्होंने भगवान बोला कि मैंने धर्म और मानवता की सेवा की तो मुझे ये सज़ा मिली, वो भी रोए। जहाँ श्री कृष्ण जी जब उनका यादव कुल जो ख़त्म हो चुका था तब वो भी रोए। श्री राम जी सीता के वियोग में भी रोए। अकेले एक पैगंबर सिर्फ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक कतरा आंसू भी नहीं बहाया और मानवता और धर्म के लिए लड़े और अपना पूरा सर्वंस जो है वो वार दिया। ऐसे पैगंबर को याद करते हुए आज जम्मू की सिख संगतों ने नगर कीर्तन निकाला है। 2 दिन के बाद 5 जनवरी को जम्मू में जो है वो उनका आगमन पर्व मनाया जाएगा और समूचे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं और जो विश्व भर में जो सिख गुरु नानक लेवा संगत जो बस्ती है उन सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई है। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, हमें मानवता को ज़िंदा रखना है, इंसानियत को ज़िंदा रखना है, हमने आपस में भेदभाव नहीं करना है। ये जो आजकल जो मॉब लिंचिंग हो रही है, गुरु साहब ने इसको साबित किया था कि मॉब लिंचिंग नहीं, हमने
हमने जितने भी आसपास के हमारे धर्म हैं उनको सबका सम्मान करना है और एक भाईचारे में, एक मोती में, एक माला में हमने रहना है। बस यही संदेश देना चाहूँगा, आपस का भाईचारा कायम रखिए, आपस में प्यार रखिए, यही मानवता का संदेश है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बेरोजगारी, मुआशी बदहाली और अवामी फलाह से मुतालिक मसाइल पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इंतखाबी मंशूर का 1% भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ रही है, नई भर्तियों के बजाय आर्जी वैकेंसीज मुलाजमीन को निकाला जा रहा है, जबकि रिटायर्ड अफराद को दोबारा तैनात किया जा रहा है, जो नाइंसाफ़ी है। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि बिजली, गैस, राशन और शादी मौनत से मुतालिक तमाम वादे खोखले साबित हो गए हैं, जबकि बागबानी और सयाहत के शोबे जवाल का शिकार है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए खुसूसी भर्ती मुहिम शुरू की जाए और डेली वेजर्स, ICDS और आशा वर्करों को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। इस वक्त एक बड़ा बर्निंग मसला है बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में। काफी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन अभी तक 1 साल से सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही, बल्कि देखने ये आया है जो बेचारे हमारे ही बच्चे एडहॉक लेक्चरर्स है मुख्तलिफ महकमों में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनको निकाला गया, रिटायर्ड अफसरों को लाया। क्या बदकिस्मती है, क्या अलमिया है भाई। तो हमें तो रोजगार के वसाइल पैदा करने, नौजवानों के बारे में सोचना है। अगर नौजवानों के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो उस मुल्क का क्या होगा, उस रियासत का क्या होगा, उस कौम का क्या होगा। फ्रस्ट्रेशन नौजवानों में आएगी तो नौजवान किस तरह बढ़ेंगे। ये मरकजी सरकार को भी सोचना चाहिए जम्मू कश्मीर के हवाले से कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार हर सूरत में देना ही देना है, क्योंकि यहाँ दुश्मन ताक में बैठा है। वो बेरोजगारी का फायदा लेकर गलत तरीके से यहाँ से नौजवान जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। स्पेशल रोजगार पैकेज मैं डिमांड करता हूँ मरकजी सरकार से, मोदी सरकार से, जम्मू कश्मीर के लोगों के नौजवानों के लिए स्पेशल भर्ती हो पुलिस में, स्पेशल उनके लिए रोजगार के जो वसाइल है पैदा किया जाए, ताकि यहाँ के नौजवान हैं वो कौमी दायरे के नजदीक हो जाएंगे, मेन स्ट्रीम के नजदीक हो जाएंगे। उन हाथों में नहीं खेल सकते हैं जिन हाथों ने आज तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तबाह करके रखा। इसलिए आज नौजवान समझ गए वो रास्ता गलत था, मगर मरकजी सरकार और उमर सरकार को भी देखना चाहिए कि भाई यहाँ हम किस तरीके से इस रोजगार का जो मसला है इसकी तरफ किस तरीके से ध्यान दिया जाए। हमारा जो फ्रूट इंडस्ट्री था, टूरिज्म इंडस्ट्री, यह हजारों लोगों, लाखों लोगों को रोजगार फराहम कर रहा था, दोनों इंडस्ट्री ठप हो रही है और सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हैरानगी की बात है कि जो फ्रूट अभी तक। नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक फिलहाल इख्तिताम को चाहता है और आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। सलामत रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफिज़।